नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है लालमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं संयोजकता, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को सीखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है, आपको पता चलेगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे बनाया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है केमिस्ट्री का। इसे सीखने के बाद आपको रासायनिक समीकरण बनाने में, रासायनिक समीकरणों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। संयोजकता को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यह क्या हो जाएगा? संयोग करने की क्षमता। तो किसी तत्व की जो संयोग करने की क्षमता होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। आप इसके वर्ड से समझ कर सकते हैं, संयोग करने की क्षमता। तो किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता ही क्या होती है? संयोजकता होती है। कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से किस प्रकार से संयोग करेगा, यह हमको उसके संयोजकता से ही पता चलता है। तो संयोजकता की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो किसी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जो इलेक्ट्रॉन उसको अपने समीप के अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए चाहिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 2 है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 2 है और अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन 8 है, तो यह अपने समीप के अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। उसी तरीके से अगर किसी तत्व के अंदर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपने समीप के अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो तत्व अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए त्याग करते हैं अथवा ग्रहण करते हैं, वही उस तत्व को क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता की परिभाषा आपको याद हो गया। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो कोई तत्व अपने समीप के अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है। वह उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता को दूसरे तरीके से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है। संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो किसी तत्व से जुड़ने के लिए आवश्यक होता है। तो किसी तत्व से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं, वह उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। तो किसी तत्व से जुड़ने वाले H परमाणुओं की संख्या ही क्या कहला सकती है? संयोजकता कहला सकती है। तो मोटा मोटा आप समझ जाइए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जो कोई तत्व अपने समीप के अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो धातु होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो अधातु होगा। तो वो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। संयोजकता का मतलब हमें संयोजकता से ही पता चलेगा कि कोई तत्व किसी तत्व से किस प्रकार से जुड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजकता क्या होती है। आइए अब समझते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता को आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के 2 नियम हैं। आप 2 नियम को याद रखिए। अगर आपको किसी तत्व की संयोजकता पता करना है तो आपको देखना है, पहले उस तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद यदि बाह्यतम कोश में यदि बाह्यतम कोश में
बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता जो होगी वह बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होगी। क्या होगी? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। तो आप तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप देखेंगे कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर आप उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता वही हो जाएगी। रूल नंबर 2 क्या है? यदि बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वैलेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 8 में से बाह्यतम कोश 8 में से आप इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे। अगर 5 रहेगा तो 5 घटा देंगे, या फिर 6 रहेगा तो 6 घटाएंगे, 7 रहेगा तो 7 घटाएंगे, या फिर 8 रहेगा तो 8 घटा देंगे। आपको उस तत्व की संयोजकता क्या होगी पता चल जाएगी। पहला नियम क्या है? अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता वही होगी। अगर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यानी कि 5 से लेकर 8 है तो 8 में से इन इलेक्ट्रॉनों को आप घटाएंगे तो उस तत्व की आप संयोजकता पता कर लेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमें सोडियम की अगर वैलेंसी पता करनी हो, पहला एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अगर आपको अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आता है तो इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो आप उसे इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2, 8, 1। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये इसके अंदर वाले कोश है, ये बाहर वाला कोश है। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है तो रूल नंबर 1 के हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि बाह्यतम कोश में अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता क्या होगी? वही होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का प्रतीक Ca, परमाणु संख्या 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप 2, 8, 8, 2 मिलेगा। यहां पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा 2, 8, 2। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये रूल नंबर 1 के हिसाब से है। अब रूल नंबर 2 वाला भी आप देख लीजिए। तो किसी अधातु का ले लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 6 आएगा। इसके बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि 8 में से आप क्या करिए? 6 को घटा दीजिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 7। वैलेंसी निकालेंगे तो 8 में से 7 को क्या करेंगे? माइनस, तो वैलेंसी इसकी कितनी आ जाएगी? 1। यानी कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1 है। इसी तरीके से अगर आप एल्युमिनियम का निकालना चाहते हैं तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 3। बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना होगी? रूल नंबर 1 के हिसाब से 3 हो जाएगी। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। और भी तत्वों का हम देख लेते हैं। कार्बन की अगर बात करेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 4। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी रूल नंबर 1 के हिसाब से कितना होगी? 4 होगी। इसी तरीके से अगर आप सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, कितना हो जाएगा? 4। तो वैलेंसी इसकी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी।
इसी तरीके से आप अगर स्कैंडियम की बात करते हैं, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,9, कितना हो जाएगा 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसकी भी वैलेंसी बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। हालांकि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो उसके बारे में हमें अभी उतना नहीं सीखना, अभी आप बेसिक सीखिए। तो इसकी भी वैलेंसी कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी तत्व की संयोजकता क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको संयोजकता ज्ञात करने आ गया है तो अब आप किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। आइए अब उसे सीखते हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखना अगला आपका टॉपिक है, रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र कैसे आप बनाएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका आपको अगर रासायनिक सूत्र नहीं याद है तो आप कैसे लिखेंगे, क्लोराइड। तो सोडियम का प्रतीक आप याद कर लिए होंगे, सोडियम का प्रतीक होता है Na। आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि सोडियम क्लोराइड में 2 तत्व हैं, सोडियम है और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन है। तो पहले आप लिख दिए सोडियम और दूसरा तत्व क्या है, क्लोरीन। सोडियम की संयोजकता आप निकालेंगे तो 1 आएगी और क्लोरीन की संयोजकता आप निकालेंगे तो 1 आएगी। इसकी संयोजकता को इसके साथ और इसकी संयोजकता को इसके साथ लिखेंगे तो इसका जो रासायनिक सूत्र बन जाएगा Na1 और Cl1। एक को प्रायः लिखा नहीं जाता है तो इसलिए इसका रासायनिक सूत्र बन जाएगा NaCl। अगला एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे, सोडियम का प्रतीक Na होता है, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक OH होता है। इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी संयोजकता 1 होती है। इसको इसके साथ लिखेंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे तो इसका जो केमिकल फार्मूला बन जाएगा NaOH बन जाएगा। अगला लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का प्रतीक होता है Na, कार्बोनेट का प्रतीक होता है CO3। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती है। तो ये इसके साथ इसको लिखेंगे, इसके साथ इसको लिखेंगे तो Na2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ये हो गया। तो इस तरीके से आप ज्यादातर यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिख लेंगे, लेकिन कुछ यौगिकों के नाम एक ही वर्ड में होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया। अब अमोनिया कहने से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट मिले हुए हैं, तो इसका नाम आपको रटना ही पड़ेगा। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। आइए और एग्जांपल से समझते हैं। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम सल्फेट की, पोटेशियम सल्फेट। तो संयोजकता निकालना आप सीख ही गए हैं। पोटेशियम का प्रतीक होता है K, सल्फेट का प्रतीक होता है SO4। इसकी संयोजकता होती है 2 और पोटेशियम की संयोजकता होती है 1। इसको इसके साथ लिखेंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप खड़िया बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है, कार्बोनेट का प्रतीक होता है CO3। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, कार्बोनेट की भी संयोजकता 2 होती है। इसको इससे काट देंगे तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा 1-1। इसको इसके साथ लिखेंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे तो इसका जो केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र बन जाएगा CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को खड़िया बोला जाता है, इसका क्या बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का प्रतीक Ca, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक OH, दो संयोजकता, इसकी संयोजकता 1, यहाँ इसको इसके साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे, तो इसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसी को बूझा हुआ चूना बोलते हैं, बूझा चूना। चूने में पानी डाल देंगे तो वो बूझ जाएगा, तो बूझा चूना हो गया। तो इस तरीके से आप विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र बना सकते हैं अगर आपको उनकी संयोजकता पता है तो ज्यादातर यौगिकों पे बना लेंगे। अब कुछ यौगिक, जैसे आपको अगर फिटकरी का सूत्र लिखना है तो फिटकरी कहने पर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आपको उसे याद ही करना होगा। तो अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखा जाता तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक यौगिकों का आप रासायनिक सूत्र लर्न कर लेंगे तो आपको केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें हम अभिकारक तथा उत्पाद को एक तीर के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं। तो आपके पास जो अभिकारक होता है, रासायनिक समीकरण के आपके दो भाग हो जाएंगे। एक भाग होता है अभिकारक, अभिकारक, और दूसरा भाग होता है उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद। अभिकारक कहने का मतलब क्या है? अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया आपको करानी है तो उसके लिए जिन चीजों की आवश्यकता होगी, जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी, उसे बोलेंगे अभिकारक। और उनको जब आपस में आप मिला देंगे, मिलाने के बाद जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? उत्पाद। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी बनाने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी? चावल की होगी, दाल की होगी, पानी की होगी, नमक की होगी। तो ये सारी चीजें क्या हो गया? अभिकारक हो गया। जब इनको आप आपस में मिला देंगे और पका देंगे तो आपको डिलीशियस फूड मिलेगा, डिलीशियस खिचड़ी मिलेगी, जिसे आप क्या बोल देंगे? उत्पाद बोल देंगे। तो कोई भी रासायनिक समीकरण जब आप लिखेंगे तो आपको तो पहले से क्या पता होगा? आपको पता होगा कि अभिकारक क्या है, यानी कि किन चीजों को लेना है और उनको मिलाने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। तो आपको अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो आपका उत्पाद है। अब उस चीज को बनाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, वो आपका क्या हो गया? अभिकारक हो गया। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर ले, यह पहचान कर ले कि आपके पास अभिकारक क्या है, आपके पास उत्पाद क्या है, तो आप क्या करेंगे? अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में एक तीर का चिन्ह बनाएंगे, इधर आप लिखेंगे रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, विभिन्न अभिकारकों के बीच में आप प्लस का साइन लिखेंगे और इधर आप लिखेंगे प्रोडक्ट, विभिन्न प्रोडक्ट के बीच में आप प्लस का साइन लगा देंगे, तो आपका रासायनिक समीकरण बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो जैसे कि आपको पहले से पता होगा ना, जैसे मान लीजिए आपको अमोनिया चाहिए, तो अमोनिया आपका हो गया प्रोडक्ट। अब अमोनिया बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? वो होगा अभिकारक। तो अमोनिया बनाने के लिए आपको चाहिए होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। तो अमोनिया बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो नाइट्रोजन गैस का केमिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, N2 होता है, और हाइड्रोजन गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2 होता है। ये आपके हो गए अभिकारक। इनको जब आपस में आप रिएक्ट करवा देंगे तो इससे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अमोनिया NH3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के बाद इसको संतुलित करना होता है। तो संतुलित करने के लिए आप दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो अनबैलेंस है। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, N2 प्लस H2 प्लस यहाँ पे कर दीजिए 2NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करेंगे? N2 प्लस 3H2। तो ये हो गया आपका एक बैलेंस रासायनिक समीकरण बनके तैयार हो गया। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ज्ञात करने के लिए आपको
उस रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में याद करना चाहिए, यानी कि शब्द समीकरण आपको याद होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, तो अगर ये सेंटेंस हमें याद है तो हम इसका रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला होता है H2 और क्लोरीन का केमिकल फार्मूला होता है Cl2। जब ये आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला हो जाएगा HCl। तो अभी हमने बात किया केमिकल फार्मूला आपको कैसे लिखना है, तो आप उस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला लिख लेंगे। ऐसा करने के बाद आप इसको कर देंगे संतुलित, H2 प्लस Cl2 ये रिएक्ट करके क्या दे देगा 2HCl। अब हमने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, इधर भी 2 हाइड्रोजन किए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन कर दिए। तो कोई भी रासायनिक समीकरण आपको बैलेंस रूप में क्या करना होता है, लिखना होता है। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहली बात, आपको शब्द समीकरण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शब्द समीकरण। जब आपको यह पता होगा कि किस चीज को मिलाने पर क्या बनेगा, तभी तो आप उसे बना पाएंगे। अगर आपको यह ना पता हो कि रोटी कैसे पकाया जाता है, या फिर आपको यह ना पता हो कि एक डिलीशियस पनीर कैसे बनाया जाता है, या फिर यह किन चीजों से मिलकर बनता है, तो क्या आप पनीर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो पहले आपको पता करना होगा कि उसको बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसे आप इकट्ठा करेंगे। फिर आपको पता होगा कि उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, फिर वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उसी तरीके से रासायनिक समीकरणों को भी समझिए। किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर जो चीज आपको बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, फिर किस तरीके से उसको बनाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो आप उसका रासायनिक समीकरण आसानी से लिख सकते हैं। तो शब्द समीकरण में आपके अभिकारक और उत्पाद दोनों आ जाएंगे, यानी कि आपको अभिकारक और उत्पाद दोनों याद है। तो शब्द समीकरण आपको याद है तो आप क्या करेंगे, तो शब्द समीकरण के माध्यम से विभिन्न यौगिकों का आप रासायनिक सूत्र लिख देंगे। रासायनिक सूत्र लिख देंगे, रिएक्टेंट को इधर लिखेंगे और प्रोडक्ट को इधर लिख देंगे। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। फिर इसके बाद आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, उस समीकरण को बैलेंस कर देना है। उस समीकरण को क्या करना है, बैलेंस कर देना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि जिंक जेडेयन जो है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट तथा सिल्वर देता है, ये आपका शब्द समीकरण है। ये आपको याद होगा तभी तो आप केमिकल रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। तो इस शब्द समीकरण को पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को आपस में मिलाया जा रहा है। इसका मतलब जिंक और सिल्वर नाइट्रेट क्या है, अभिकारक है। इनको मिलाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, जिंक नाइट्रेट तथा सिल्वर मिल रहा है। ये आपका क्या है, उत्पाद है। तो आप जिंक का प्रतीक आपको पता है जेडेयन होता है। अब सिल्वर नाइट्रेट की बात की जा रही है, तो सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे, सिल्वर का प्रतीक Ag हो गया, नाइट्रेट का प्रतीक आपका हो गया NO3। ओके, इसकी भी संयोजकता 1 होती है और इसकी भी संयोजकता 1 होती है। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, AgNO3 बन जाएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो गया, AgNO3। AgNO3। अब ये रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक हो गया, नाइट्रेट का मतलब NO3 हो गया। जिंक की संयोजकता 2 होती है तो यहां पर इसकी संयोजकता लिखा जाएगी, प्लस आपको क्या मिल रहा है, सिल्वर मिल रहा है। ये आपने बना लिया इसका रासायनिक समीकरण। अब आप चेक करिए क्या ये बैलेंस है, आप चेक करिए।
तो आप जब चेक कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये अनबैलेंस है। आइए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप देख रहे हैं कि जिंक यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी जिंक एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिल्वर एक है, यहाँ पे भी सिल्वर एक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, यहाँ पे नाइट्रेट 1 है, तो इधर भी नाइट्रेट 2 बना दीजिए। तो इधर भी आप नाइट्रेट 2 बनाएंगे तो इसे लिखेंगे Zn प्लस 2AgNO3 और ये रिएक्ट करके दे देगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब यहां पे जब आप 2 किए तो Ag भी कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपका बैलेंस रासायनिक समीकरण बन गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको किन स्टेप को फॉलो करना है और आपको क्या याद होना चाहिए। तो जरूरी क्या है, संयोजकता आपको पहले स्लाइड पे हमने बताया कि संयोजकता कैसे ज्ञात करना है। तो आप संयोजकता उस नियम से ज्ञात करने की आप प्रैक्टिस करिए। आप विभिन्न तत्वों की संयोजकता ज्ञात करिए। जब आपको संयोजकता ज्ञात करने आ जाए तो उसके बाद आप क्या करिए, रासायनिक सूत्र लिखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र लिखिए विभिन्न यौगिकों का। जब आप ये सीख जाएं तो उसके बाद आप क्या करिए, रासायनिक समीकरण लिखना सीखिए इन बताए गए तरीकों के माध्यम से। तो आपको रासायनिक समीकरण लिखना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। रासायनिक समीकरण आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, साथ ही साथ इंटर के बोर्ड एग्जाम में तो पूरी रासायनिक समीकरण का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें रासायनिक समीकरण पूछे ही जाते हैं। तो उन चीजों को याद करने में यहां से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये आपको आता है तो फिर आपको केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक समझने में कहीं से कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं या फिर इस चैनल पर आप पहले से ही भी कुछ वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इन टॉपिक से परिचय करवाएं। धन्यवाद।